इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पर इसे पढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर का ये एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल्स हैं और जो एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें भी माइटोसिस हो सकती है, और उसकी एग्जांपल थी मेल हनी बीज। तो हनी बीज के बारे में 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो हनी बीज के अगर आप कोई भी ग्रुप देखो तो उसमें आपको 3 तरह के मेंबर्स मिलेंगे। एक हो सकते हैं उसमें क्वीन बी, सेकंड पे हो सकती है उस पे वर्कर बी, थर्ड पे हो सकती है उस पे ड्रोन्स। तो जो वर्कर बी है और जो क्वीन बी है ये दोनों डिप्लॉयड होंगे और ये दोनों फीमेल्स होंगे, लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉयड होंगे और वो मेल बी होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे वर्कर बी और क्वीन बी दोनों ही फीमेल हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ क्वीन बी रिप्रोड्यूस कर सकती है। जो वर्कर बीज होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। तो हनी बी के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम आगे पढ़ते हैं अपना एम फेज के बारे में, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और ये वही फेज है जिसमें हमारा सेल एक्चुअली डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेस है उसकी लेंथ मोर देन 95% होती है, मतलब एम फेज की लेंथ लेस देन 5% होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। तो हम इसे ड्रामेटिक क्यों कह रहे हैं? ड्रामेटिक इसीलिए कह रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो अगर हम एक सेल जो कि एम फेज से गुजर रहा है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम उसकी देखेंगे कि हर एक फेज के कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट करेक्टर होगा कि हम माइक्रोस्कोप से उसे बता सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर फेज चल रहा है। इसीलिए इसे ड्रामेटिक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम विजिबल कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि हमें विजिबल होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। और एम फेज में ही हमारी रीऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब हम इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? तो एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो पेरेंट में होगा वही इसमें प्रोजेनी में भी होगा। अब ये होता कैसे है? हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेस थी, इंटरफेस की एस फेज में हमारा डीएनए डबल होता है। तो अगर एक सेल ये रहा, इसमें मान लो ये इसका डीएनए है, तो एस फेज में इसका डीएनए डबल होगा, और डिवाइड होने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। तो इसका एक डबल डीएनए इस सेल में जाएगा और दूसरे वाला इस सेल में जाएगा। ये बहुत एक रफ सा डायग्राम है, ये पूरी तरह सही भी नहीं है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि डबल होता है हमारा डीएनए और 2 डॉटर सेल्स हैं। अगर आप देखो तो ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल्स है, तो दोनों में डीएनए बराबर है, इसीलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब आगे हमें बताया गया है, फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। तो हमें हमारी इजी स्टडी के लिए हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया। तो एक बार फेजेस के नाम देख लेते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आप इनको इसी ऑर्डर में याद करना, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में चलता है। अब एक बहुत एसेंशियल पॉइंट है कि जो हमारे सेल डिवीजन है ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और इसमें क्लियर कट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 4 स्टेजेस पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो हम किसी भी स्टेज की स्टार्टिंग या बिगनिंग को हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि ये प्रो फेज की स्टार्टिंग है या ये मेटा फेज की स्टार्टिंग है। मतलब हम ऐसे कोई फिक्स लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि प्रो फेज अब ख़त्म हो रहा है या फिर उसका अगला फेज मेटा फेज शुरू हो रहा है। तो यही हमें बताया गया है कि वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। मतलब हम बिल्कुल एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि कौन सी फेज़ कब शुरू हो रही है और कौन सी कब ख़त्म हो रही है। तो यही वो हमें बता रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम फेज़। अगली वीडियोज़ में हम एम फेज़ की 4 फेजेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज़, देन मेटाफेज़,
then anaphase, and then telophase.